आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। वैसे हमारे सिलेबस में डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स के नाम से नहीं है, ऐसे है हमारे सिलेबस में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के नाम से है, बट बीच में टॉपिक जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के भी हैं, राइट। जैसे कि एक टॉपिक है जो कि है हाँ थर्मोडायनेमिक, देखना तीसरी लाइन में होगा एंड जैसे में थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, टेम्परेचर, मैक्रोस्कोपिक मोशन, एडियाबैटिक प्रोसेस, adiabatic process, pressure, work, quantity of heat, the heat function, the free energy and thermodynamic potential और रिलेशन बिटवीन द डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। यानी ऊपर टॉपिक में ऊपर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स लिखा हुआ है और नीचे जो है थर्मोडायनेमिक्स के ही सारे मैक्सिमम टॉपिक हैं, जैसे गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आइडियल गैस, फिर नॉन आइडियल गैसेस, नीचे फर्मी आइंस्टीन, ये तो उसका है स्टैट का है। यानी इसका टॉपिक का नाम स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स होना चाहिए था, बट यहाँ पर टॉपिक में ऊपर जो मेन हेडिंग है वहां पर थर्मोडायनेमिक्स मेंशन नहीं है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम करेंगे रिलेशन बिटवीन द डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक तक पहुंच पाए। इन्हें इसका नाम ऐसे दिया ना, रिलेशन बिटवीन द डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, बट ये है मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। डायरेक्टली वहां पर मेंशन नहीं है कि मैक्सवेल इक्वेशन पूछी है, जस्ट बोल दिया कि रिलेशन बता दो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज का, राइट। तो क्वेश्चन को टॉपिक का नाम पहचानना हमने सीखना है कि क्या पूछा है। ओके, तो एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तभी हम उस टॉपिक तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स होता है कि हाउ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मान लीजिए अगर मेरे पास हीट एनर्जी है, हीट को मैं इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट कर पा रही हूँ, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है, कैसे वर्क डन हो रहा है, एंथैल्पी है, कोई इंटरनल एनर्जी है वो फ्री एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है। तो ये सारी क्या है, एनर्जीज हैं, और ये एनर्जीज जो होती हैं वो अलग अलग क्वांटिटीज को कांस्टेंट रख के जो है चेंज आता है इन एनर्जी में, राइट। तो इन एनर्जी का नाम हमें पता होना चाहिए। हम कैसे डायरेक्ट ये रिलेशन बता दें, पहले हमें बेसिक तो पता होने चाहिए, राइट। तो आप टॉपिक का नाम इस तरह से नोट करना, हम बेसिक टूल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, उसके बाद ही हम रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज तक पहुंचेंगे, राइट। आज ही पहुंच जाएंगे, बट पहले बेसिक टूल तो हमें पता होने चाहिए कि ये थर्मोडायनेमिक्स है क्या, होता क्या है यहाँ पर, राइट। तो मान लीजिए मैं इस रूम में बैठी हुई हूँ, राइट, रूम में हूँ, या फिर मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने जो है गैस पर पतीले पर जो है पानी को गर्म करने रखा हुआ है, ठीक है, गैस पर पतीले पर पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है, राइट। तो वो जो पतीला है, वो जो कंटेनर है, उसमें जो पानी है, राइट, जो कंटेनर है और वो जो पानी है, वो क्या हुआ, आपके पास सिस्टम हुआ जिस पर आपने काम करना है, उसको हीट करना है, राइट। जो कंटेनर और उसके अंदर वाटर है वो ही सिस्टम है, बाकी सराउंडिंग जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग, राइट। यही सिस्टम मैंने बोला कि ये क्या है, पतीला है, राइट। यहां पर आपने गैस जला दी, तो ये क्या है आपके पास, ये क्या है, सिस्टम है, और जो बाकी सब कुछ है इसके अराउंड, ये गैस भी, ये सभी क्या है, इसके लिए सराउंडिंग है, राइट। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी की क्या होती है, इंटरचेंज होते हैं आपस में, इनका कन्वर्जन होता है, क्या, सिस्टम और सराउंडिंग। या तो सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आएगी, राइट। एनर्जी और मास, एनर्जी एंड मास, ठीक है, एनर्जी और मास जो है सिस्टम में एक्सचेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, एनर्जी और मास का सिस्टम में एक्सचेंज होता है, राइट। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, वेपर्स बन गए, ठीक है, वेपर्स बन गए, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां से हीट गई इस सिस्टम में गई, और ये वेपर की फॉर्म में क्या है, मास जो है इस सिस्टम से सराउंडिंग में चला गया। हीट से एनर्जी सिस्टम में जा रही है, राइट, एनर्जी सिस्टम में जा रही है, और यहां से वेपर्स में सराउंडिंग में मास चला गया, राइट। तो ये जस्ट एग्जांपल है। अब मैं आपको तीन तरह के जो है सिस्टम और सराउंडिंग के रिलेशन बताती हूँ, ठीक है, राइट। और ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ भी जाते हैं कई बार, क्योंकि हमने बेसिक नहीं पढ़ा होता है, और फिर एग्जाम में अगर बेसिक से क्वेश्चन आ गया तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो सराउंडिंग और सिस्टम के बारे में आपको पता लग गया, एक क्या है, सिस्टम है, और उसके चारों ओर क्या है, सराउंडिंग है, राइट। ओके, फिर
सिस्टम हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम, ऐसे लिखना है इसको, आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम, फिर दूसरा लिखना क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा लिखना ओपन सिस्टम। तीन तरह के सिस्टम जो हैं हमारे अवेलेबल होते हैं, राइट। एक सिस्टम ऐसा होता है इंसुलेटेड, जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना एनर्जी एक्सचेंज होती है ना मास एक्सचेंज। चलिए सबसे पहले ओपन सिस्टम लिखिए। सिस्टम है, मान लो सिस्टम है और है सराउंडिंग, राइट। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी भी चेंज हो रही है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी और मैटर या फिर मास भी कहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी और मास दोनों में एक्सचेंज हो रहा है। एग्जाम्पल जो हमने गैस पर पतीला रखा था ना, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसे ओपन सिस्टम का वो काम करता है। अब मान लीजिए उस पतीले पर आपने क्या किया, चलिए पतीले को छोड़ दो, चाय का कप है, ठीक, चाय का कप गरम है और उस पर कर दिया आपने ढक्कन लगा दिया, राइट, ढक्कन लगा दिया है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो चाय का कप जो है ठंडा हो जाता है, राइट। वहां से उस सिस्टम से चाय का कप जो जिस पर ढक्कन लगा हुआ है, और वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम का सराउंडिंग के साथ क्या चेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी एक्सचेंज हुई, राइट। और मास यानी वेपर्स जो है, ढक्कन था तो उस वजह से वेपर्स बाहर नहीं गए, यानी जो मास था वो सिस्टम के अंदर ही रहा और एनर्जी जो है सराउंडिंग के साथ, हीट जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो गई, यानी चाय का कप जो है थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो ठंडा क्यों हुआ है, उसने इक्विलिब्रियम पर आना था। इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, पर अभी देख लेना कि क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केवल मात्र एनर्जी एक्सचेंज होती है, बट मास एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, सिस्टम एंड सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज होती है एंड नो एक्सचेंज ऑफ मास, राइट। मास का एक्सचेंज नहीं होता है। अब आ जाइए आपके पास जो आजकल वैक्यूम फ्लास्क होते हैं, बॉटल्स होती है ना, फ्लास्क बॉटल जिन्हें कहते हैं। पानी गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, राइट। कुछ एक बॉटल्स होती हैं जो 24-24 घंटे तक पानी को गर्म रखती हैं, राइट। तो वो क्या है, वो है इंसुलेटेड सिस्टम यानी आइसोलेटेड सिस्टम। उनमें जो है सिस्टम में और सराउंडिंग में ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना मास एक्सचेंज हो रहा है, बट अभी तक जो है पूरी तरह से आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बने हैं। कुछ टाइम बाद जो है 24 घंटे 48 आवर्स के बाद वो बॉटल्स भी जो है ठंडी हो जाती हैं। बट समझने के लिए वो एग्जांपल बहुत अच्छा है कि जो भी हमारी वैक्यूम फ्लास्क वाली बॉटल्स होती हैं, राइट, थर्मस जिसे कहते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा था, थर्मस फ्लास्क जो होते हैं हमारे, वो एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम का काम करते हैं। यानी जो एनर्जी है, जैसे मान लो हॉट वाटर या चाय रख दी हमने थर्मस में, राइट, वो चाय जो है 24 घंटे तक गर्म रहेगी, या फिर पानी रखा है तो वो 24 घंटे तक गर्म रहेगा। यानी उस सिस्टम का सराउंडिंग यानी हम उस बॉटल के चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है उसके साथ जो है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हीट है वो उस बॉटल के अंदर ही ट्रैप है, राइट। यानी अगर एक्सचेंज हो जाती तो वो पानी ठंडा हो जाना था, ठीक, या ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ना मास एक्सचेंज हो रहा है, यानी वेपर्स जो है बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो थर्मस फ्लास्क जो है आइसोलेटेड सिस्टम या फिर इंसुलेटेड सिस्टम का अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। तो यहां लिख लेना है नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी। एग्जाम्पल आपने लिख लेना, यहां मैंने लिखा कप ऑफ टी विद क्या बोलते हैं ढक्कन को, ढक्कन लिख लो, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, राइट। और ये क्या है, थर्मस फ्लास्क, राइट। और ये क्या था, ओपन कंटेनर ऑन गैस। आपको जैसे भी बनाना हो, जिस तरीके से आपको याद रह जाए उस तरीके से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लास्ट टाइम एग्जाम में क्लोज्ड सिस्टम का क्वेश्चन आया था प्रीवियस पीजीटी में कि क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, क्या वहां पर मास का एक्सचेंज होता है या नहीं होता है। तो मास एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। ढक्कन लगा हुआ है किसी बर्तन पर, वो ठंडा हो गया, गर्म बर्तन था वो ठंडा हो गया थोड़ी देर बाद। डेली हम क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं,
खाना बना हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है किसी सब्जी पर, किसी दाल पर, राइट, वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है, बट दाल उसमें उतनी की उतनी ही रहती है। देखते हैं आप, ढक्कन जब हटाते हैं तो जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होके उसी ढक्कन पर जो है जम गए होते हैं, वो बाहर नहीं जाता है। तो डेली हम क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम अपनी लाइफ में देखते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम भी हम थर्मस फ्लास्क डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये 3 तरह के सिस्टम हम डेली डे टू डे लाइफ में इनको रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट। एडवांसमेंट की तरफ हम तभी जा पाएंगे जब हमें पता होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं, तभी हम डेवलप कर सकते हैं कोई न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। तो डेली लाइफ से आपको अपनी फिजिक्स को, अपनी स्टडीज को रिलेट जरूर करना है, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो। अगर आप डे टू डे लाइफ में रिलेट करते हुए चलोगे ना चीजों को, तो आपको वो चीजें रिटेन रहेंगी, याद रहेंगी। ओके, तो अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है, हाँ ओके, पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ओके, तो यहां पता लग गया कि यहाँ जो है ये चाय का कप ठंडा क्यों हो रहा है, कारण क्या है इस चाय के कप के ठंडे होने का। तो ये कारण है कि उस चाय के कप ने आना है इक्विलिब्रियम पर, यानी उसने अपनी एनर्जी जो है सराउंडिंग के साथ मैच करनी है। क्या मतलब है, उसने इक्विलिब्रियम स्टेज पर आना है, उसने अपनी एनर्जी को सराउंडिंग के साथ मैच करना है, वही होती है स्टेज इक्विलिब्रियम, यानी एक स्टेबल स्टेट में आना है। हर एक कोई इंसान चाहता है, चाहे वो कोई भी चीज है इस यूनिवर्स में, वो हमेशा स्टेबिलिटी चाहती है, राइट। तो उस स्टेबिलिटी के लिए कई बार हम डिसऑर्डरनेस की तरफ भी जाते हैं, राइट। मान लीजिए मैं कहीं गई हुई हूँ, इस यहाँ से जहां मैं रह रही हूँ वहां से मैं कहीं गई हुई हूँ दूर, राइट, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेबल अपने घर पर वापस आ जाऊं, राइट। तो उस वापस आने के लिए, यानी मेरा जो घर है वो मेरे लिए क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, राइट। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट को पाने के लिए मैं कहीं गई हुई हूँ, यानी मेरी एक्साइटेड स्टेट है, राइट। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं फिर वापस आते हैं, वापस क्यों आते हैं, ग्राउंड स्टेट में, ताकि वहां पर इक्विलिब्रियम है तभी वो एक्साइटेड से अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, राइट। तो मान लीजिए मैं कहीं गई हुई हूँ, मेरे 2 तरीके हो सकते हैं अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पर आने के लिए। एक जो होता है वो बहुत फास्ट भी हो सकता है, और एक जो होता है बहुत स्लो भी हो सकता है, मैं यहाँ वहां घूम के आ जाऊं, और एक होता है मैं जा गई और तुरंत आ गई, राइट। तो 2 तरीके से हम जो है इस इक्विलिब्रियम को पा सकते हैं, राइट। और 2 तरीके में फिर ये भी हो गया कि जब मैं फास्ट भाग के आ रही हूँ तो एक रैंडमनेस आ गई है, मुझ में एक रैंडमनेस आ गई है, डिसऑर्डरनेस आ गई है, और उस डिसऑर्डरनेस को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। वह उसके बारे में भी हम जो है आगे डिस्कस करेंगे, बट आज ही के चैप्टर में एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, कितनी डिसऑर्डरनेस है, इक्विलिब्रियम पर आने के लिए उसे कहते हैं एंट्रोपी। और ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो चेंज ना हो, वो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो टाइम के साथ चेंज ना हो, इसी को ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहा मैंने, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो टाइम के साथ चेंज ना हो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज या फ्री एनर्जी, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे। तो मैं आपको इनके सिंबल बता देती हूँ, फिर बाद में इनके नाम भी बता देती हूँ, फिर बाद में सिर्फ मैं सिंबल का यूज किया करूंगी और बोलूंगी ये टर्म है, मैं यू लिखूंगी तो मैं आपको ये बोलूंगी ये इंटरनल एनर्जी है, बार बार जो है बताया नहीं करूंगी कि du/dt लिख रही हूँ तो क्या है, टाइम डेरिवेटिव है इंटरनल एनर्जी का, राइट। तो वो आज के दिन जो है हम फिजिकल क्वांटिटी से रूबरू हो जाते हैं, इनके नाम देख लेते हैं और इनके सिंबल्स देख लेते हैं, राइट। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ there is no change in physical quantities with time, equilibrium क्या है, no change in physical quantities with time। आज मैं थोड़ी स्लो जा रही हूँ, राइट, बट मैं कवर करना चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा, स्लो जा रही हूँ क्योंकि हम बेसिक टूल्स के साथ डील कर रहे हैं, ये आने चाहिए, फिर हम फास्ट हो जाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ये बहुत सारी हैं, इनके सिंबल और इनके नाम लिख लेना। प्रेशर, पी, प्रेशर के लिए हम पी डिनोट करते हैं, प्रेशर। फिर वॉल्यूम, यानी टाइम के साथ जो है वॉल्यूम चेंज ना हो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, टाइम के साथ प्रेशर चेंज ना हो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर, फिर एक क्यू होता है हीट, राइट। हीट और टेम्परेचर में फर्क होता है,
एक होता है हम एक्सटर्नल जो है टेम्परेचर दे रहे हैं 30 डिग्री से सेंटीग्रेड से जो है एक कंटेनर को हमने टेम्परेचर दिया थ्रू बर्नर, राइट ओके राइट। तो ये क्या है, हम बर्नर से हीट दे रहे हैं 30 डिग्री हीट दे रहे हैं, और इसमें जो हीट एनर्जी स्टोर हो रही है ना, जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है वो हीट की फॉर्म में है, और टेम्परेचर क्या है, वो एक्सटर्नल जो है एनर्जी दी हमने, राइट। तो दो अलग अलग होते हैं ये चीजें, टेम्परेचर अलग चीज है और जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो अलग चीज है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट है, राइट। हीट जो है ट्रांसफरेबल होती है। मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, एक आयरन रॉड है, राइट। तो आयरन रॉड जो है, यहाँ पार्टिकल जो है वाइब्रेट होते हैं, धीरे धीरे हीट एनर्जी बढ़ती है। इसके साथ भी मैं आपको बताऊंगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हीट अलग चीज है और टेम्परेचर अलग चीज है, राइट। फिर आता है एक और सिंबल, दैट इज यू। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, यू को हम कई बार एवरेज एनर्जी भी बोलेंगे, या कई बार इसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी बोलेंगे, राइट। फिर आते हैं कुछ और फॉर्म्स, जब हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, यानी इन क्वांटिटीज को कांस्टेंट या वेरी करने से एनर्जीज में थोड़ा सा चेंज आता है, तो वो एनर्जीज के अलग अलग नाम हैं, राइट। एक और सिंबल लिख लेना, एंट्रोपी मैंने बताया था ना आपको, डिसऑर्डरनेस, तो उसे सिंबल, उसका सिंबल है एस, एंट्रोपी। फिर है एच, एच होता है एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, और एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस है, डिसऑर्डरनेस टू अक्वायर इक्विलिब्रियम, राइट, रैंडमनेस इन द सिस्टम, ओके। फिर है इसके बाद एच नहीं बोलते इसे बोलते हैं ए या फिर एफ, ये होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, राइट। अगर क्वेश्चन में फ्री एनर्जी भी लिखा हुआ होगा तब भी इसी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की बात हो रही है, राइट। और फिर आता है एक और सिंबल जो कि है जी, जिसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। ये सिंबल और नेम आप पहचान लीजिए, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले क्वेश्चंस में उनकी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये सिंबल्स लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इक्विलिब्रियम में ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं चाहती है कि टाइम के साथ ये वेरी ना करें, और वेरी जब ना करती हैं कोई चीजें तब वो स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है, राइट। अब इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम हमें पता होने चाहिए। एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए मैं EQ लिख रही हूँ। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेम्परेचर किसी सिस्टम में कांस्टेंट है, राइट। बाकी और फिजिकल क्वांटिटीज वेरी कर रही हैं बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसे नाम दे दिया थर्मल इक्विलिब्रियम का। फिर है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, राइट। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर होता है एक इक्विलिब्रियम जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर सिस्टम की डेंसिटी या सिस्टम की मास या फिर सिस्टम का कंसंट्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो, वैसे तो कंसंट्रेशन याद रहना चाहिए, C फॉर केमिकल एंड C फॉर कंसंट्रेशन, डेंसिटी भी हो सकता है या फिर मास, इनमें से कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और अगर ये तीनों जो हैं ऑल 3 कांस्टेंट, तो उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम की ये टर्म याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर हमारे सिलेबस में मेंशन है मैक्रोस्कोपिक मोशन, राइट। तो 2 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सिस्टम को मापने के लिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको मापने के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक, राइट। एक होता है माइक्रोस्कोपिक
और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। वैसे भी आपको ये माइक्रो और मैक्रो शब्दों में डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ये कोई भी क्रिस्टल है, राइट। क्रिस्टल है किसका है, मान लीजिए हमारे पास ये क्रिस्टल है कॉपर क्लोराइड का, राइट। कॉपर क्लोराइड का ये सिस्टम है, राइट। सीजियम क्लोराइड बोलो, NaCl बोलो, कोई भी बोलो, क्रिस्टल है ये, NaCl है, राइट। यहाँ पर क्या है, एक Na है, एक Cl है, Na है, Cl है, राइट। यानी बहुत सारे Na और Cl हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, राइट। जब हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर, सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ रहा है, इसके मास में चेंज आ रहा है, राइट। इसके मास में चेंज आ रहा है, इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, राइट। Na के इलेक्ट्रॉन में चेंज आ रहा है, Na के पास इलेक्ट्रॉन है, राइट। उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, राइट। फिर चलिए मास और वेलोसिटी, मतलब इस सिस्टम के अंदर, ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई मोशन हो रहा है, तो उसे कहेंगे माइक्रोस्कोपिक, राइट। बहुत छोटे लेवल पर कोई चीज होती है तो उसे माइक्रो ही कहा जाता है, चाहे वो कोई भी शब्द हो, माइक्रो को किसी भी शब्द के साथ यूज किया जाए, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे स्केल पर कोई काम होना, और मैक्रोस्कोपिक होता है जब इस पूरे सिस्टम की बात हो रही है, जब इस सिस्टम के अंदर किसी Na, किसी Cl, किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, उनके मासेस की, उनकी वेलोसिटीज की बात हो रही है, तो सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो वो है मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स या फिर मैक्रोस्कोपिक मोशन। और जब सिस्टम एज अ होल की बात हो रही है, राइट, सिस्टम के पूरे सिस्टम के वॉल्यूम की बात हो रही है, पूरे सिस्टम के प्रेशर की बात हो रही है, पूरे सिस्टम के टेम्परेचर की बात हो रही है, पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, तब वो होता है मैक्रोस्कोपिक मोशन। मान लीजिए इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, राइट। इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, 30 डिग्री टेम्परेचर था, एक्सटर्नल मैंने इसमें टेम्परेचर दे दिया, प्रोवाइड करवा दिया, और इसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज कर गया, राइट। यानी इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। T1 था हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस और T2 आ गया हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस, यानी पूरे सिस्टम एज अ होल के टेम्परेचर की बात हो रही है, राइट। यानी सिस्टम के एक सिस्टम है उसमें टेम्परेचर पहले इतना था, फिर T2 फाइनल टेम्परेचर T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी सिस्टम एज अ होल की बात हो रही है, पूरे सिस्टम का ही टेम्परेचर चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि Na के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है उसको ही इफेक्ट पड़ रहा है इस टेम्परेचर के बढ़ाने से, नहीं, पूरे एज अ सिस्टम के अंदर चेंजेस आएंगे, तो वहां पर मैक्रोस्कोपिक मोशन या मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की बात हो रही है। यानी जो हमारी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी जो टर्म्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वैसे हम पीवीटी से ही ज्यादा जो है डील करेंगे, तो ये सारी जो है मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होंगी और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इन पर डील करेंगे। ओके, आई होप आपको मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज वर्क डन, राइट। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ भी आ जाएंगे, दैट इज वर्क डन। वर्क डन हम नॉर्मल टर्म्स में कैसे लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। जिसे हम W के नाम देते हैं, राइट। मान लीजिए F इंटू dx की बात हो रही है और ये क्या है, W। अगर स्मॉल वर्क डन की बात होगी, x डिस्प्लेसमेंट है, F इंटू dx, ऐसे टर्म हो जाएगी चेंज, राइट। फिर हमें ये भी पता होता है प्रेशर, हमें लाना है इसको पीवीटी की टर्म में, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करेंगे, तो इस वर्क डन को हमने चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ पीवीटी, राइट। तो हमें प्रेशर का पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो फोर्स को हम प्रेशर इंटू एरिया इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं, P और A आपको पता होना चाहिए, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो DW को चेंज कर दिया P इंटू A इंटू DX, राइट। अब A इंटू DX, A क्या है, एरिया, और DX क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, x स्क्वायर इंटू x, ये बात हो रही है, राइट। एरिया क्या है, मान लो x स्क्वायर है और x डिस्प्लेसमेंट है, राइट। इसकी बात हो रही है तो ये x क्यूब हो जाता है ना, राइट। पर यहाँ क्या है, dx है, राइट। तो यहाँ dx है तो ये स्मॉल वॉल्यूम की बात करेंगे हम,
ये तो वॉल्यूम बन गया, बट a इंटू डी एक्स हम इसे स्मॉल वॉल्यूम की टर्म में लिखेंगे dv। ओके राइट, तो हम पहुंच गए ना, इन जनरल टर्म से हम प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में पहुंच चुके हैं। राइट, वो बस आपको अभी तक के लिए यही याद करना है और कुछ नहीं याद करना, कहाँ से कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे। आपको वर्क डन जब भी यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क डन की बात करेंगे, हम dw इज इक्वल टू pdv लिखेंगे। राइट, बस यही चीज याद रखनी है। और अगर टोटल वर्क डन निकालना हो, ये स्मॉल वर्क डन है, राइट, टोटल वर्क डन निकालना हो तो w इंटीग्रेशन कर देंगे pdv। ओके, तो ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। अब हम सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास एक गैस है किसी कंटेनर में। राइट, गैस है, हम क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। राइट, पिस्टन लगाएंगे और इस पर प्रेशर लगा देंगे। राइट, प्रेशर लगा देंगे यानी हम इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, V1 वॉल्यूम था, जब इसका पिस्टन यहाँ पहुंच गया कंप्रेस करने के बाद, तो ये V2 तक पहुंच गया, यानी V1 ग्रेटर था V2 से। राइट, इनिशियल वॉल्यूम ग्रेटर था फाइनल वॉल्यूम से। वर्क डन किया हमने ऑन द सिस्टम। और दूसरा भी हो सकता है, जब हम इसको पिस्टन, अब क्या है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया है, अब ये क्या करेगा, सिस्टम खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। राइट, यानी मान लीजिए हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम V2 था और ये यहाँ V1 लिखो, इनिशियल वॉल्यूम V1 था और ये सिस्टम एक्सपैंड हुआ और ये फाइनल वॉल्यूम V2 पर पहुंच गया। इस सिस्टम में क्या है, V2 ग्रेटर है V1 से। राइट, यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, हमने किसी सिस्टम पर एक्सटर्नली काम किया है, और यहाँ क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, ये सिस्टम खुद को एक्सपेंड कर रहा है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। दो चीजें आपने यहाँ से नोट कर लेनी है, एक आ गया कंप्रेशन जो कि होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, और सेकेंड थिंग इज एक्सपेंशन यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो V1 इनिशियल ग्रेटर है V2 से। राइट, बट पहली चीज जो है ग्रेटर है V2 से, यानी V2 माइनस V1 करेंगे आप, तो V2 बड़ा है और V2 छोटा है, V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो नेगेटिव वर्क डन आएगा। राइट, वर्क डन फॉर ऑन द सिस्टम लिख लेना, इसको मिटा रही हूं मैं, सिंपल टर्म्स में लिखते हैं। एक्सपेंशन और कंप्रेशन आपको समझ आ गया होगा। अब लिख लेना वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसे कहा हमने एक्सपेंशन। राइट, एक्सपेंशन कहा और वो होगा हमेशा पॉजिटिव। न्यूमेरिकल में ये लाइन आई होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन लिखा हुआ नहीं आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वहां पर अगर हम dw पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। राइट, ये टर्म्स आगे यूज होंगी। फिर आ गया हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम यानी कंप्रेशन हो रहा है। राइट, किसी सिस्टम को हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वहां पर नेगेटिव वर्क डन होता है। तो ये दोनों टर्म्स आपने नोट कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे पास यूज होने वाली है। राइट, फिर आ जाते हैं, हाँ, साइक्लिक प्रोसेस में भी दो तरह की वर्क डन निकलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या, जहां थे वहीं पर आकर पहुंच गए। राइट, मान लीजिए मैंने वही एग्जांपल दिया था कि मैं घूम फिर के पूरे दिन भर काम करके अपने घर पहुंच जाती हूँ, यानी ये क्या है, मेरे लिए इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी जो भी वर्क मैंने किया वो सारा जो है घूम फिर के मैं पहुंच गई, तो वो क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे स्कूल जाते हैं डेली। राइट, डेली स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस घर आएंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस घर आएंगे, तो एक तरह से क्या है, वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। राइट, तो साइक्लिक भी दो तरह से हो सकता है, एक होता है साइक्लिक जो कि क्लॉकवाइज होता है, और एक होता है साइक्लिक प्रोसेस जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी ऐसे घूम के भी यहीं पहुंचेंगे और ऐसे घूम के भी यहीं पहुंचेंगे। साइक्लिक ही प्रोसेस है, जस्ट उसकी डायरेक्शन अलग अलग है। राइट, तो डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से भी वर्क डन में जो है चेंज होता है। राइट, इतना पता लग गया कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस। राइट, तो साइक्लिक प्रोसेस वो होती है जहां पर हम जहां से शुरू किया है काम वहीं पर ही पहुंच जाएं। तो यहाँ एक ग्राफ होता है P और B में, और एक साइकिल है, मान लो ये इनिशियल है और फाइनल भी यही पॉइंट है। तो अगर वर्क डन हो रहा है क्लॉकवाइज, अगर ये साइकिल है क्लॉकवाइज, तो वर्क डन होगा हमारे पास पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वर्क डन होता है, और मान लीजिए हमारे पास वर्क डन है
वर्क डन है इन एंटी क्लॉकवाइज या फिर इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। तो वर्क डन हमेशा होगा नेगेटिव फॉर काउंटर क्लॉकवाइज सिस्टम। ओके, राइट। प्रोसेस, तो ये नोट कर लेना है, कई बार यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। साइक्लिक का तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था, राइट। फिर पहुंच जाएंगे हम स्टेट वेरिएबल और नॉन स्टेट वेरिएबल की तरफ, राइट। ओके, स्टेट वेरिएबल और नॉन स्टेट, इसे कई बार परफेक्ट डिफरेंशियल भी बोलते हैं, या फिर इसे और क्या नाम है, हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बोलते हैं, और इसके उल्टा नॉन परफेक्ट या नॉन एग्जैक्ट लिख लेना। तो स्टेट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो, मान लीजिए मेरे पास एक ए, मैं यहां हूं और मैं पहुंची बी पर, राइट। अब मुझे नहीं मतलब कि मैं ये पाथ फॉलो करूं, ये पाथ फॉलो करूं, ये पाथ फॉलो करूं। इनिशियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं ए से बी पर पहुंचने के लिए, राइट। मान लीजिए इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है यू, राइट। तो मैं कोई भी पाथ फॉलो कर रही हूं, मेरी हमेशा इंटरनल एनर्जी जो है सेम रहेगी, राइट। हमेशा इंटरनल एनर्जी जो है सेम रहेगी, चाहे मैं कोई भी पाथ फॉलो कर रही हूं। तो वो इंटरनल एनर्जी क्या है, मेरे लिए एक स्टेट वेरिएबल है जो वेरी नहीं करता है, जस्ट वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे वेरिएबल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे लिखना आप, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फिजिकल क्वांटिटीज लिखना। हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, not on path followed, right। but जो नॉन स्टेट वेरिएबल होते हैं वहां पर पाथ पर भी डिपेंड होते हैं वेरिएबल, राइट। डिपेंड्स ऑन पाथ एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट। पाथ पर भी डिपेंड करेंगे, साथ में इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड करेंगे। यानी मान लीजिए मेरे पास जो है ए से बी तक, मैं अगर इस पाथ पर फॉलो करूंगी तो मेरे पास वर्क डन इतना आएगा, वर्क डन इतना आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन कैसे निकाल सकते हो आप, जैसे मान लो मैं जा रही हूं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाती हूँ, राइट। एक शॉर्टकट है, राइट। कोई भी पॉइंट है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, राइट। तो जिस पॉइंट पर मैंने जाना है उस पॉइंट के लिए दो रास्ते हैं, राइट। दो रास्ते हैं, एक बार मैं 10 किलोमीटर चल के वहां पहुंच गई और दूसरे रास्ते से मैं जो है 15 किलोमीटर घूम घाम के फिर उसी पॉइंट पर पहुंचूंगी, राइट। तो वर्क डन क्या है, 15 किलोमीटर चलना और 10 किलोमीटर चलना। यानी मैंने एक पाथ फॉलो करके अलग अलग किलोमीटर चली हूं मैं, राइट। अलग वर्क डन है, मेरा वर्क डन क्या है, चलना है ना। तो चलना जो है मैं 10 किलोमीटर चली और दूसरा पाथ फॉलो करके मैं जो है 15 किलोमीटर चल रही हूँ। तो वर्क डन जो है दोनों पाथ्स में डिफरेंट आ रहा है। तो बस आपको मैंने बता दिया कि ऐसे कौन से वेरिएबल हैं जो डिपेंड करते हैं ऑन द पाथ फॉलोड। तो एक होता है वर्क डन जिसे W से डिनोट करते हैं, और एक होता है Q, हीट और वर्क डन। सिर्फ यही दो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो पाथ पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ठंड लगती है ना, आप किसी बर्फ के रास्ते पर चल रहे हो, ठंड लगती है और ठंड से आपके पैर जो है बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। हीट जो है अर्थ में ग्राउंड हो रही है, राइट। पैर ठंडे हो रहे हैं, जब आप इनिशियल पर थे तब आपके पैर गर्म थे, राइट। बट आप फाइनल पोजीशन पर पहुंच रहे हो तो आपके पैर बिल्कुल ठंडे हो गए। यानी हीट जो है सिस्टम आप उस वक्त सिस्टम हो और धरती क्या है, सराउंडिंग है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गई हीट, राइट। यानी आपका जो टेम्परेचर था इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जो है वो धरती में चला गया है। इनिशियल पर कुछ और टेम्परेचर था, जब फाइनल पर चेक करेंगे तो वो कुछ और टेम्परेचर होगा, राइट। तो मतलब क्या है कि वर्क डन और हीट जो है कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। रेस्ट जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी हमारी स्टेट वेरिएबल्स होती हैं, यानी वो पाथ फॉलोड पर
चेंज नहीं होती हैं, जितनी है उतनी रहेंगी। मान लीजिए आपकी पॉकेट में पैसे हैं 10 रुपए हैं, राइट, 10 रुपए हैं, जब आप 10 किलोमीटर चले तब भी आपकी पॉकेट में 10 रुपए रहे, राइट, आप 15 किलोमीटर चल रहे हैं, आपकी पॉकेट में 10 ही रुपए हैं, राइट। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया कि जो हमारी रेस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास स्टेट वेरिएबल होंगी, जो कि पाथ फॉलोड पर चेंज नहीं होती है, राइट। क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, आपकी इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एवरी क्वांटिटी, वर्क डन और हीट के अलावा जितनी रिमेनिंग क्वांटिटी हैं वो सारी क्या है, स्टेट वेरिएबल हैं और वो चेंज हो जाती हैं, चेंज नहीं होती है ऑन विच डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, राइट। सिर्फ W और Q चेंज होते हैं। अब यहां से हम शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे मैक्सवेल इक्वेशन के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक सिखाने के लिए मैंने आपको इतना ज्यादा पढ़ाया है, राइट। अब जब शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे तो उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करना बहुत 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 ईजी हो जाएगा। ओके, तो स्टेट वेरिएबल की 2 कंडीशंस हैं, उनको लिखेंगे और शॉर्ट ट्रिक हमारी वहां से निकल कर आ जाएगी। हम पहुंच चुके हैं अब मैक्सवेल इक्वेशन के पास। किसी वेरिएबल को स्टेट वेरिएबल होने के लिए 2 कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। यानी मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले x से कर दें, फिर y से कर दें, फिर y से कर दें, फिर x से कर दें, और दोनों जो है सेम आए, डिफरेंशिएशन दोनों सेम आए, तो वो क्या होगा, हमारे पास स्टेट वेरिएबल होगा, राइट। अगर डिफरेंशिएशन सेम नहीं है तो फिर वो नॉन स्टेट वेरिएबल होगा। अब सेकेंड इक्वेशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीख लेना। इक्वेशंस है हमारे पास, जैसे df, ए क्या है, फंक्शन है, और ये इस तरह का फंक्शन है adx प्लस bd बाय प्लस cd बाय। ये मैंने आपको प्लस साइन ऐसे ही लिखाए हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल है, cdz भी हो सकता है ये, राइट। इसे यहां लिखती हूं मैं, इसे समझ लो, सीख लो, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस के डायरेक्ट रिजल्ट याद करने नहीं पड़ेंगे अगर आपने ये सीख लिया। f इज इक्वल टू adx प्लस bdy प्लस cdz। ये क्या है, एक फंक्शन है, राइट। और इस फंक्शन के हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है इक्वेशंस, राइट। हाँ, तो किस तरह से निकालेंगे हम, adx प्लस bd बाय। अब देख लेना, मैंने जो है एरो कहां से कहां निकाल रही हूं, डिफरेंशिएशन करनी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, और कुछ विद रिस्पेक्ट जो कांस्टेंट टर्म्स रहेंगी वो देखना कौन कौन सी कांस्टेंट रहेंगी। तो जस्ट पहले ए बी का देखेंगे, फिर बी सी का देखेंगे, फिर ए सी का देखेंगे, और वैसे ही हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस आती हैं, राइट। तो ए के नीचे से एरो लगाना है बाई तक और लिख देंगे कर्ल ए कर्ल बाई, और जो ए के साथ वेरिएबल है उसे लिख देंगे उसके पैरों में, इक्वल टू बी, बी के साथ का एरो जाएगा दूसरे के डिफरेंशियल टर्म पर, यानी कर्ल ऑफ बी, और ये आएगा इसके पैरों में एक्स, और जो यहां पर वेरिएबल है उसे इसके पैरों में लिख देंगे। बस इस तरह से मैक्सवेल इक्वेशंस हमने निकालनी है, राइट। बस आपके पास ये इक्वेशन होगी, जो जहां अगर माइनस है इसके साथ माइनस है, अगर मान लो यहाँ माइनस है तो यहाँ फिर माइनस आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम रहेगी ये टर्म्स, राइट। ओके, चलो माइनस ही लेके चलते हैं, ये माइनस था, राइट, इसको मैं माइनस ही लेके चलती हूँ, बस याद रहेगी फिर कि ऐसे बताया था मैंने, राइट। फिर देख लेते हैं, ये है माइनस बी डी बाई प्लस सी डी जेड। तो जैसे ही इक्वेशंस हैं वैसे लिख लेना, और फिर देख लेना कि एरो कहां से कहां लगाना है। 2-4 बार एरो लगाने की जरूरत पड़ेगी, फिर बाद में एरो लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बी के नीचे जो वेरिएबल था, चलिए ऐसे लिखिए, यहां से लगा एरो dz के लिए, राइट, dz के लिए, तो लिखा हमने माइनस है इसके साथ, तो कर्ल ऑफ बी कर्ल ऑफ z, और जो v के साथ डिफरेंशिएशन में था उसको उसके पैरों में, इक्वल टू, इस प्लस का है तो वैसे ही आ जाएगा c, c से एरो लग गया y के लिए, राइट, कर्ल ऑफ c डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ y, और जो यहाँ वेरिएबल है वो इसके पैरों में, राइट। इसी तरह से हमने मैक्सवेल इक्वेशन निकालनी है, यही शॉर्ट ट्रिक आएगी, यही शॉर्ट ट्रिक है, राइट। फिर देख लेते हैं adx प्लस cdz, ये प्लस में है, राइट। तो फिर से देख लीजिए, इसे भी सीख लो, a से लगा एरो dz के लिए, कर्ल ऑफ a डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ z, और इसके साथ कौन सा वेरिएबल है x, तो x इसके पैरों में, प्लस का है दोनों,
तो सी से लगा एरो dx के लिए, कर्ल ऑफ सी डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ dx, जो इसके साथ वेरिएबल है वो इसके पैरों में। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन इक्वेशंस को, जस्ट मैं आपको 4 इक्वेशंस याद करवाऊंगी। 4 इक्वेशन में से भी 2 इक्वेशन याद करनी है या फिर सिर्फ एक ही इक्वेशन याद करनी है, और ये जो है आप इजीली निकाल सकते हो मैक्सवेल इक्वेशन। ये जस्ट क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है कि हमें मैक्सवेल इक्वेशन कैसे निकालनी है। शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड मैक्सवेल इक्वेशन, लिख लेना, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड मैक्सवेल इक्वेशन। आएंगी अभी मैक्सवेल इक्वेशन। तो यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। जो इक्वेशन हमें याद करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? ये तो मिटता ही नहीं होगा शायद। क्या होता है फर्स्ट लॉ? एनी आइडिया क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? पढ़ा होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन changes from one form of energy to another form, right? It can converted from one form of energy to another form. First law of thermodynamics. क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। याद होती है, सभी को याद होती है, हम पढ़ के आए होते हैं +1 +2 में। जस्ट आपको एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी बताता क्या है, तो ये बताता है एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में, प्रीवियस जो भी एग्जाम आया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या इंडिकेट करता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फैन आपने ऑन किया या फिर आजकल तो हीटर ऑन करते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? हीट एनर्जी में, राइट? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो गया अनदर फॉर्म में, राइट? हीट एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है, लाइट के बाद वेव्स में कन्वर्ट हो रही है और फिर सराउंडिंग में चली गई। क्या नहीं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होके जो है कन्वर्ट हो रही है, खत्म नहीं होती एनर्जी, राइट? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, राइट? और फिर इस तरह से चेंज हो जाती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह सुबह उठे आप, आपने गैस जला दी, किसके नीचे? गैस जला दी चाय के बर्तन के ऊपर, राइट? तो जो हीट आ रही है, राइट, टेम्परेचर बढ़ गया, राइट? मान लीजिए वर्क डन हो गया यहाँ पर DW, राइट? और वर्क डन के साथ जो टेम्परेचर बढ़ा था वो उस कंटेनर में इन द फॉर्म ऑफ हीट, चाय गर्म हो गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है उस सिस्टम में जो है स्टोर हो गई, राइट? तो उसे लिख दिया मान लो आपने DQ, राइट? ओके, मान लीजिए आपने यहाँ पर हीट दी DQ हीट दी, DW वर्क डन हुआ, प्लस इसमें इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई एनर्जी। ओके, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। DQ जो आप एक्सटर्नल हीट देते हो उससे चाय बन रही है, ओके? चाय बन रही है, वर्क डन हो रहा है, DW वर्क डन हो रहा है DW, और चाय बन गई, वो गर्म है, तो उसमें स्टोर है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट? हीट दी, वर्क डन हुआ, चाय गर्म हुई, DW चाय गर्म करने के लिए गैस ऑन की, चाय बन गई, साथ में चाय गर्म भी है, ओके? याद रहेगा, चाय बनाने के लिए गैस ऑन की, हीट दी, वर्क डन हुआ, चाय बन गई, और चाय गर्म है, वो क्या है? इंटरनल एनर्जी। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यही इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है, राइट? अब हमने DW निकाला था, वर्क डन से DW को हम PdV लिख रहे थे, राइट? तो DQ किसके बराबर आ गया? इससे रीअरेंज करना, DU प्लस PdV। इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आ गई सेकेंड फॉर्म, ये भी इसी की ही है, जस्ट वर्क डन को इन द फॉर्म ऑफ PdV की फॉर्म में लिखा है, जो कि हम निकाल के आए हैं पहले। अब एक टर्म मैंने आपको बताई थी, एंट्रोपी, राइट? एंट्रोपी क्या होता है? डिसऑर्डरनेस, या इसे कहते हैं रैंडमनेस, राइट? डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, किसी सिस्टम में कितनी डिस्टर्बेंस है, कितनी डिसऑर्डरनेस है, उसको मेजर करते हैं हम थ्रू एंट्रोपी, राइट? मान लीजिए आपने सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ाया, गैस ऑन की, राइट? गैस ऑन की, टेम्परेचर बढ़ाया, DQ टेम्परेचर बढ़ गया और एंट्रोपी हमारी इंक्रीज हो गई, राइट?
टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। यहाँ इस इक्वेशन को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। टेम्परेचर बढ़ा है, dq बढ़ा है और एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। एंट्रोपी जो होती है यूनिटलेस होती है, इसे यूनिटलेस बनाने के लिए एंट्रोपी में रैंडमनेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि इसे यूनिटलेस होती है, जस्ट यूनिट को बनाने के लिए, यूनिटलेस बनाने के लिए हम विद टेम्परेचर डिवाइड करते हैं। अदरवाइज ds जो होती है टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, ओके, टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। जस्ट इक्वेशन बनाने के लिए, यूनिट्स को बनाने के लिए हम इसको लिख रहे हैं। यहां से आपको कुछ नहीं याद करना, जस्ट याद करना है dq इज इक्वल टू TdS। एक ये टर्म याद करनी है, जैसे मैंने आपको dw इक्वल टू PdV लिखवाया, एक और टर्म याद करनी है dq इक्वल टू TdS। ये क्या है? एंट्रोपी इक्वेशन, ये याद करनी है। और ये क्या है? वर्क डन। ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए और एक याद होना चाहिए ये, 3 याद हो गए। अब dq, अब मैंने आपको ये भी बताया था w और q दोनों क्या है? नॉन स्टेट वेरिएबल हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो स्टेट वेरिएबल है उसको इस तरफ ले आएंगे, dq को वहां ले जाएंगे, राइट। dw और dq दोनों नॉन स्टेट वेरिएबल हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर देंगे। du इज इक्वल टू dq की जगह लिख दिया TdS प्लस PdV। ये इक्वेशन याद कर सकते हो तो याद कर लेना डायरेक्टली। अगर यही इक्वेशन याद करनी है तब भी कोई बात नहीं, तब ये 3 चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसको याद कर लेना। ये याद भी हो गया होगा। dq, चाय बनाने के लिए गैस ऑन की, चाय बन गई और चाय गर्म है, बस ऐसे याद हो जाएगी इक्वेशन, ओके। तो इस इक्वेशन से हम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन आज डिराइव करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है, जस्ट 1-2 मिनट हम देख लेते हैं, फिर मैं क्लास एंड भी कर दूंगी, ओके। जस्ट आपको याद रहे इसके लिए हम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, या फिर आप लिख लेना रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव्स, रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, सिलेबस में है। du इज इक्वल टू TdS प्लस PdV। जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए बताया था, क्या आपको दिख रही है उसी तरह की इक्वेशन? TdS प्लस PdV दिख रही है? दिख रही है तो जस्ट लगाइए एरो और बनाइए पार्शियल डिफरेंशिएशन। T से लगा एरो V के लिए, यानी कर्ल ऑफ T डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ V, और जो वेरिएबल यहाँ है उसको हमने इसके पैरों में लिख दिया, इक्वल टू P से लगा एरो ds के लिए कर्ल ऑफ P डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ S, जो यहाँ वेरिएबल है उसे पैरों में लिख दिया, बस बन गई। दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। याद करने की जरूरत नहीं है इन इक्वेशंस को, जस्ट आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। यहाँ से आपको बिना कंफ्यूज हुए किस तरह से निकालने हैं ये मैक्सवेल इक्वेशन, ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रोसीजर है। ये इक्वेशन याद है, आप विद इन 2-3 सेकेंड ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। कितनी इक्वेशन याद करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब हम मॉडिफाई करेंगे, फिर 3 इक्वेशन निकलेंगी, इसी इक्वेशन से 3 इक्वेशंस निकलेंगी। कितनी कर याद करोगे? इक्वेशंस याद होगी तो आप अगर ये मॉडिफाई करके 12 इक्वेशंस बनेंगी, 12 याद हो जाएगी, नहीं होंगी ना यार। इक्वेशंस याद करनी है, जस्ट 4 इक्वेशंस में याद करवाऊंगी। एक इक्वेशन पहली याद हो जाएगी, कल तक के लिए याद रहनी चाहिए। 2 और 3 और इक्वेशंस याद करेंगे, डेरिवेटिव्स वाली सिर्फ यही है। 2 इक्वेशन बहुत सिंपल होंगी, ये इक्वेशन याद होगी तो आने वाली इक्वेशन तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो ये क्या है? फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। शॉर्ट ट्रिक बताई, इससे याद हो जाएगा, बहुत इजीली हम इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। कोई डाउट है क्लास से रिगार्डिंग तो पूछ लीजिए, बाकी हमने जितना आज पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया है।